गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू का डिस्कशन हम फुल एनर्जी के साथ डिस्कस करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है निपाह आउटब्रेक से। एक्चुअली क्या हुआ है, केरला में निपाह के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और 2 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो इससे निपाह की जो ओरिजिन है और निपाह के क्या कारण हैं, ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा नॉइज़ हो सकती है आपको बैकग्राउंड में, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मगर वीडियो को जल्दी से जल्द डालना है तो इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो निपाह के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, निपाह के कुछ पॉइंट हैं, हम उसे नोट कर लेते हैं। आगे हम इसे इलॉबरेटली डिस्कस करेंगे, आपको नोट्स देंगे, मगर अभी फ्रंट पेज पर आया है तो हम इसके पॉइंट माइंड मैप फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये निपाह है। निपाह जो है, पहली बात तो एक वायरस डिजीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वायरस डिजीज़ होती है ये। और वायरस में हम लोगों को याद रखना, यूपीएससी ने पूछा था वायरस क्या होता है। यूपीएससी से छोटा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो उसने पूछा था वायरस क्या होता है। तो वायरस ये एक होस्ट की ज़रूरत होती है। वायरस एक तरह का प्रोटीन ही होता है, मगर इसको जीवित रखने के लिए, इसको जीवित रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि निपाह एक वायरस डिजीज़ है और ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस ये होता है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाए। ऐसे वायरस को जूनोटिक वायरस कहते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए। और इस वायरस जो रीज़न है, उसका रीज़न है राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। मतलब ये जो डिज़ीज़ होती है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस की वजह से होती है। और निपाह वायरस की फैमिली जो है परम्मीज़ोविरिडे है, परम्मीज़ोविरिडे। ठीक है, ये जो बेसिक पॉइंट है मुझे जो याद आ रहे हैं अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इलोबरेटली नोट्स बनाकर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है, देखो इसमें जो मैंने चीज़ बताई, पहली चीज़ पूछी जाती है निपाह क्या बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरस डिजीज़। तो मैंने बता दिया वायरस डिजीज़ है। वायरस के बारे में बेसिक बता दिया, एक प्रोटीन होता है, इसके लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक वायरस के बारे में बता दिया कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आउटब्रेक कहाँ से हुआ था। आपको लगेगा ये चाइना से हुआ था, मगर गलत हो जाएगा। वहीं ये फर्स्ट टाइम मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था 1998 और 1999 में। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर देखा गया था फर्स्ट टाइम? यूपीएससी ऐसे पॉइंट डालती है ताकि आपको फंसा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पिग्स में फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब ये फ्रूट बैट में होता है। देखो ऐसे होता है, जैसे ये मान लो फ्रूट बैट है। मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मगर देख लो आप, ये फ्रूट बैट है और फ्रूट बैट से ये पिग्स में गया। और पिग्स अगर कंटेमिनेटेड हुआ, लार्वा लग गया, अगर कोई गंदगी लग गई बेड से, उसकी फेसेस लग गए, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे वायरस जो है पिग्स में चला जाता है। और पिग्स के कांटेक्ट में अगर ह्यूमन आता है तो ह्यूमन में चला जाता है। और कभी कभी ये क्या होता है, जो अदर वर्ड्स होती हैं, अदर चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन में भी हो जाता है ड्यू टू अनबॉइल्ड थिंग्स। मतलब हम अगर अनबॉइल्ड चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखी कि कहाँ से निपाह वायरस निकलता है। फ्रूट बैट से निकलता है, कैसे पिग्स में, डॉग्स में, इसमें जाता है, कैसे ये जूनोटिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, फर्स्ट टाइम कहाँ पाया गया था। अब इसके थोड़े से सिम्टम हम आपको बता देते हैं। सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम में आपको फीवर आएगा, ठीक है, इन्फेक्शन फील होगा, नोजिया होगा, हेडेक होगा, मेंटल डिस्ट्रेस होगा और डेथ भी हो जाएगी। ये मामूली डिजीज़ नहीं है, डेथ भी इस केसेस में आपकी हो सकती है। मतलब जिसको निपाह वायरस ने टच किया है उस केस में डेथ भी हो सकती है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। नो वैक्सीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हम लोग
यूज़ करते हैं पैरासीटामोल या फिर जो रेगुलर यूज़ की जाती है उसी का ही यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है? इसको हमें एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में कांटेक्ट से बचना चाहिए, फूड को प्रॉपर बॉयल करके खाना चाहिए, यही सारे प्रिवेंशन है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन जो है, जो देखने में आई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा घट गई है, मतलब पहले से घट गई है, अगस्त 2023 में जो घट गई है। तो देखो, हमने पहले आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का रेट 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, 2 से 6%। मगर अभी तक 2020 के बाद ये 6% से ऊपर चली आई है और अभी भी ये 6% से नीचे नहीं गई है। मगर गवर्नमेंट का ये टारगेट रहता है कि हम इन्फ्लेशन को डाउन करें, कैसे हम 2 से लेकर 6 के बीच में लेकर आए, मगर अभी भी ये नहीं आ पाई है। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ होती है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? प्रॉपर प्रोडक्ट के प्राइजेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा मनी होती है वो बहुत कम गुड को चेज़ करती है। मान लीजिए, हम एग्जांपल से इसे देख ले रहे हैं। मान लीजिए एक सेब का प्राइस, लेट एज्यूम 1 सेब का प्राइस आज 20 रुपये है, मगर मार्केट में मनी की वजह से भी वो बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ कर दी है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, मनरेगा में बहुत पैसा दिया है, तो मनी जो है मार्केट में बहुत हो गई है, कैश की बहुतता बहुत हो गई, लिक्विडिटी बहुत हो गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास कैश के फॉर्म में भी है और बैंक अकाउंट में भी, उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। कभी भी आप लिक्विडिटी को ये मत समझना केवल कैश को कहते हैं, कैश को तो कहते हैं लिक्विडिटी, प्लस उसमें जो बैंक अकाउंट में आपके बैलेंस है वो भी लिक्विडिटी में आता। जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मनी कम गुड को चेज़ करती है। अब मान लीजिए किसी के घर में बहुत ज़्यादा पैसा है, उससे कहा 1 किलो सेब लेकर आओ, तो वो 1 किलो सेब लेकर आएगा तो मोल भाव नहीं करेगा, भाई तू दे दे जल्दी पैसे, चाहे 2000 रुपये ले ले। ठीक है, मगर अगर पैसे की कमी है मार्केट में तो क्या है, वो देखेगा कि यार मुझे 1 किलो सेब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मनी बहुत कम गुड को चेज करती है, वही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन 2 वजह से होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, आप नोट कर लेना, आगे तो हम इसके नोट्स आपको दिखाएंगे ही और आपको शेयर कर देंगे चैनल पर। तो एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगते हैं ये प्राइस? उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हो जाती है। और ये डिमांड क्यों होती है, आपको एक एक चीज़ समझना चाहिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें, और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो जाएगा। अगर आप बेसिक क्लियर करने से बचेंगे, एडवांस बुक की तरफ चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड होने के पीछे रीज़न क्या होता है? एक तो मनी बहुत ज़्यादा हो जाए मार्केट में, ठीक है, ये मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब भी क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। मान लो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, तो जब ये कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनी अपना प्रॉफिट भी चाहती है, उस 2 केसेस में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। हाँ, 2 तरह की इन्फ्लेशन मैंने आपसे डिस्कस की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये सब चीज़ लीबिया में देखो, अगला आर्टिकल रिलेटेड है लीबिया से, जहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग आ गई है। देखो, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को, और यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्री को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा। हमने लीबिया के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि आपको लीबिया बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पर रिसेंटली कुछ अटैक हुए थे टेररिस्ट के द्वारा, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था लीबिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि लीबिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूरी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री जाती हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मेडिटेरियन सी से लीबिया का बॉर्डर मिलता है या नहीं मिलता। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल 1 नेशन 1 इलेक्शन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल आज इसलिए डिस्कस किया जा रहा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं, तो हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या होता है, जैसे ही आज़ादी के बाद सारे स्टेट्स के इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन, मतलब लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते हैं, ठीक है।
जब 1967 तक प्रैक्टिकली रूप से सब कुछ सही चलता है। 1959 में क्या होता है केरला में, 1959 में क्या होता है केरला में आर्टिकल 356 इन्वोक कर दिया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल इन्वोक कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है 1967 के बाद कुछ स्टेट के इलेक्शन अलग हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि पहले इलेक्शन स्टेट के और सॉरी स्टेट के और सेंटर के एक साथ होते थे, मगर धीरे धीरे क्या हुआ उसमें तब्दीली होती चली गई ड्यू टू प्रेसिडेंट रूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन, काउंटर डिफेक्शन। आप जानते होंगे डिफेक्शन बोलते हैं दल बदल को, मतलब आप क्या है किसी भी वजह से एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसे डिफेक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल थी। इसके बाद 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई जो हेड की थी जीवन रेड्डी ने। जीवन रेड्डी ने बताया कि हमें कंडक्ट कराना चाहिए इलेक्शन को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसके प्रॉस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। पहले हम प्रॉस आपको बता देते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ याद करने में, प्रीलिम्स की कुछ चीज़ें याद करने में आपको ईजी रहे। देखो पहला प्रॉस क्या है, फोकस्ड गवर्नमेंट। आपको हमेशा फोकस्ड गवर्नमेंट मिलेगी, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है कि आप पॉलिसी बनाने में टाइम गवाते हैं, आप विज़न रखने में टाइम गवाते हैं, बहुत ज़्यादा 15 साल का विज़न रखा जाता है, 20 साल का विज़न रखा जाता है। उस केस में क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो सारी पॉलिसी का डिस्टॉर्शन हो जाता है। जो कमेटी बिठाई जाती हैं, नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी कमेटी बिठाती है, तो फोकस्ड नहीं रहता है सब कुछ। तो कहते हैं फोकस्ड गवर्नेंस जो होती है डिटोरिएट हो जाती है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत बिलो पर चला जाता है। इसीलिए जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो फोकस्ड गवर्नमेंट को बल देता है, पहला प्रॉस। दूसरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी डिसीजन, मतलब पॉलिसी डिसीजन में कॉन्टिन्यूटी आती है। कोई भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट इजीली किया जा सकता है। ज़्यादा कम से कम इलेक्शन होंगे तो पीएम, सेंट्रल के एम्प्लॉय और आर्मी वगैरह जो है उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो पॉलिसी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप ये चीज़ देख लीजिए किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कोई भी फ्रेश डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। अगर आप डे टू डे इलेक्शन कराएंगे तो फ्रेश डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही जाती। क्या होता है आज अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में, यह आप फैक्ट नोट कर लेना, बहुत मेंस में काम आएगा। 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपया खत्म हुआ, ठीक है। 60,000 करोड़ स्पेंड हुए इसके इलेक्शन में, ठीक है। तो इस कॉस्ट को भी ये सिर्फ रिड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज़ हमें जान लेना चाहिए। और सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट को ख़त्म करता है, हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करता है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है। हॉर्स ट्रेडिंग होता है कि एक एमएलए को दूसरे एमएलए की पार्टी के द्वारा खरीदा जाता है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, रिड्यूस फ्री वी हो जाता है, फ्री वी का रिडक्शन होता है। मैंने आपके फ्री वी के बारे में बताया ये कि फ्री वी और वेलफेयर पॉलिटिक्स में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो इस माइन्यूट से डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें फ्री वी को रिड्यूस करना पड़ेगा। और फ्री वी कैसे रिड्यूस होंगी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च करेंगे। ये सब इसके मतलब प्रोसेस, इसके प्रॉस हो गए। आप कॉन्स देखते लेते हैं जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं। फिजिबिलिटी, अब देखो यही यहाँ पर शुरू होता है हमारा प्रीलिम्स का रिलेटेड, यही इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल को आप नोट कर लेना। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और आर्टिकल 172 कहता है लोकसभा का टेन्योर जो है वो 5 ईयर का होना चाहिए, ठीक है, वो 5 ईयर का होना चाहिए। मगर क्या होता है, डिसॉल्व होने की वजह से ये 5 ईयर का टेन्योर रिड्यूस हो सकता है। अगर आप मान लो दोनों के इलेक्शन एक साथ कराएंगे तो मान लीजिए कहीं प्रेसिडेंट रूल लग गया, और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या हुआ, इलेक्शन की डेट 2 साल का इलेक्शन अभी बचा हुआ, 2 साल 5 साल होने में 2 साल बचे हुए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि हमें आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में तब्दीली करना पड़ेगी। वही बात बताई गई है, फिजिबिलिटी इफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स मिड टेन्योर, वही बात बताई गई है कि अगर मिड टेन्योर में इलेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो उसमें हमें कराना पड़ेगी, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत सारे करना पड़ेंगे। देखो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसकी फिजिबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बहुत ज़्यादा तब्दीली करना पड़ेगी। देख लेते हैं अब क्या कहता है। कहना है ये कंट्राडिक्ट करता है फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म से क्या कंट्राडिक्ट करता है? कह रहा है हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि हम स्टेट को भी कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, स्टेट की भी कुछ विल है, स्टेट अपनी पॉलिटी डिस्कस करती है, उसका पुलिस सब्जेक्ट है, वो अपने हिसाब से चलती है। तो वही फेडरलिज्म को ये है जो कमज़ोर बनाएगा, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा, सेंटर जो है वो ज़्यादा हावी रहेगी इन फ्यूचर, ठीक है। अब देख लेते हैं अलग। अब दूसरी चीज़ क्या है इसके चैलेंजेस में, अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर अगर डिस्टॉर्ट होगा, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर अगर डिस्टॉर्ट होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे वोटर्स को जो राइट हैं, जो अकाउंटेबिलिटी तय होती है लीडर्स की, वो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आर्टिकल कि आप जो है अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में ज़्यादा रहती है बीच बीच में इलेक्शन होने से, और वोटर्स के पास राइट रहते हैं। अगर वो 5 साल के बीच में कोई गलत काम करते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। मगर अगर इलेक्शन बीच बीच में होते रहेंगे, जैसे मान लो एमपी का इलेक्शन आज है और इससे पहले पंजाब का इलेक्शन हो गया, पंजाब में अदर पार्टी हार गई और इधर अदर पार्टी जीत गई, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय हुई ना। दूसरे स्टेट में उन्होंने अच्छे काम किया, उन्होंने देखा कि हम पंजाब में क्या काम नहीं कर रहे थे, तो इससे अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो आपको किस चीज़ में तब्दीली करना पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में तब्दीली करना पड़ेगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सब चीज़ें तब्दीली करना पड़ेंगी। वही बात बताई गई है। क्या होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में आ जाता है तो कह रहे हैं अगर आप सिम्युल्टेनियस इलेक्शन कराना पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, मतलब आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन को। और रिमेनिंग जो टेन्योर है, मतलब कहना चाह रहे हैं मान लो किसी स्टेट का टेन्योर 3 साल का बचा है, तो रिमेनिंग टेन्योर के लिए आपको एक गवर्नमेंट एडॉप्ट करना पड़ेगी, उसे एडहॉक गवर्नमेंट कहा जाएगा। ये सब मतलब परेशानियाँ एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको बता ही दिया। डिफेक्शन एक जगह से दूसरी जगह एमएलए खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हमने वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए। अभी इसे हम मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो डिस्कस किया है मैंने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है इजराइल से रिलेटेड है। क्या हुआ इजराइल में क्या हुआ कि 21 ईयर ओल्ड एक बॉय था, उसको पैलेस्टीनियन बॉय था, इजराइल फोर्सेस के द्वारा उसको किल कर दिया गया। इसके बहुत सारे रीज़न रहे होंगे क्यों किल किया गया है, मतलब डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्या है, मगर हेडलाइन देख के हम देख लेते हैं इजराइल की लोकेशन। पहले हम हर चीज़ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेट करते हैं। देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये ऊपर है, मतलब सऊदी अरेबिया का बॉर्डर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मिलता है, मगर इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता है। इजिप्ट का बॉर्डर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मिलता है। और मैंने बताया लीबिया जैसे हम इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं, उसको आपको ऐसे ही मैप की फॉर्म में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम इजराइल का कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो इजराइल क्या है, इजराइल का बॉर्डर जो है वो लेबनान से मिलता है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया से मिलता है, और ये गोलन हाइट है। ये गोलन हाइट पहले इजराइल के अंडर में था, मगर अरब इजराइल वार के दौरान गोलन हाइट जो है इजराइल के द्वारा जीत लिया गया। अब जो है इस पर डोमिनेंस जो है इजराइल का है, ठीक है। और यहाँ पर लेक जो सी ऑफ गैलीलियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, सी ऑफ गैलीलियो गोलन हाइट पर स्थित है और ये जो है इजराइल से बॉर्डर मिलाता है। जॉर्डन रिवर यहाँ से जाती है, जॉर्डन इसके ईस्ट में पड़ता है और इसके नॉर्थ साउथ वेस्ट में इजिप्ट पड़ता है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ अकबा है। ये गल्फ ऑफ अकबा आपको पता ही होगा, यहाँ पर देखो ये गल्फ ऑफ अकबा है और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट है
और यहाँ पर ये रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। ये आपको बताना है ये जो स्ट्रेट है ये कौन सी है, और ये तो हर्मोज स्ट्रेट हो गई। ये स्ट्रेट आपको बताना है ये स्ट्रेट कौन सी है, आपको एटलस में देखना है इस स्ट्रेट के बारे में। रेड सी और गल्फ ऑफ एदन मतलब अरेबियन सी को मिलाने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, ये याद रखना। जो पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी को मिलाती है उसे स्ट्रेट ऑफ हर्मोज कहा जाता है। रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को मिलाने वाली स्ट्रेट को आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसके बॉर्डर किस किस से मिलते हैं, गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, वेस्ट बैंक किधर है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको इजराइल का मैप बार बार देखना चाहिए क्योंकि ये 10 बार आता है और यूपीएससी इस पर बार बार क्वेश्चन पूछती है। आप कभी भी इजराइल से रिलेटेड गूगल पे टाइप कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ज़रूर पूछा है उसने कि मेडिटेरियन सी से इजराइल का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या जॉर्डन का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था कि जॉर्डन का बॉर्डर क्या मेडिटेरियन सी से मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। देखिए 1948 से लेकर 2000 तक क्या क्या तब्दीली हुई। ये पूरा जो था ये पैलेस्टाइन था, मगर क्या हुआ इंग्लैंड की पॉलिसी की वजह से यहाँ पर ज्यूस को बसाया गया, धीरे धीरे ये पैलेस्टाइन ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे ये देखो कितना ख़त्म ही हो चुका, मतलब पूरा ही एक नेशन को डिस्ट्रॉयड हो चुका है, जिसमें पैलेस्टीनियन को बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यूनाइटेड नेशन इस इशू को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। तो हमने आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट अच्छे से डिस्कस किया। आपको अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है तो 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।